हेलो एवरीवन। पिछली साइंस की क्लास में हमने अपने साइंस के सिलेबस के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो पूरा साइंस का सिलेबस है वो 3 भागों में विभाजित है: फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है बच्चों। और हमने आपको ये भी बताया था कि हम जो अपना स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई वो शुरू करेंगे फिज़िक्स से, और फिज़िक्स हमारी शुरू होती है चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 है मोशन या गति। ठीक है। अब ये मोशन हमारा पहला चैप्टर है फिज़िक्स का। तो मोशन के बारे में क्या टॉपिक्स हैं, क्या हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इसकी रूपरेखा रहेगी, वो इस प्रकार है बच्चों। पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मोशन, गति के बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिकली मोशन होता कैसे है ये पढ़ेंगे। इसमें रिस्पेक्टिव मोशन, सापेक्ष गति पढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें अदिश राशि, सदिश राशि क्या होती हैं इनको बताएंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ हम दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, ठीक है, इनको पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे फिर हम, जो हमारा मोशन है, गति है, उसका हम ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसको मतलब ग्राफ की सहायता से मोशन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और अंततः लास्ट में हम क्या देखेंगे, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। तो इस तरह से हमारा गति इन सारे जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं इनके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हम अपना शुरू करते हैं पहला, गति, मोशन। तो आपके सामने एक गति की डेफिनेशन है, इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। गति: यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। ठीक है। अब समझने का प्रयास करते हैं इस डेफिनेशन को, क्या है इस डेफिनेशन में। ठीक है बच्चों। वस्तु क्या कर रही है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है किसी बिंदु के सापेक्ष। अब देखिए, ये मान लीजिए आपका घर है, ये आपका घर है, ये आप हो घर पे, ये कौन है, यू, आप हो। ठीक है। ये क्या है, आपका स्कूल है। ठीक है। मान लीजिए आपको घर से स्कूल जाना है। ठीक है। 9 बजे आप घर से निकले। कितने बजे, 9 बजे। अब हमने ऑब्ज़र्व किया 9:10 पर आप घर से निकले हैं, तो आप यहाँ पहुँच गए। ठीक है। अब आप यहाँ नहीं हैं घर पे, 9:10 पे आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, इस बिंदु पे। ठीक है। तो हमने क्या देखा, 9 से 9:10 हुआ, यानी कि समय में परिवर्तन हुआ। भाई पहले 9 बजे थे, अब 9:10 बजे हैं इस बिंदु पे, तो समय में परिवर्तन हुआ। लेकिन साथ साथ क्या हुआ, पहले आप भी तो अपने घर पे थे, अब कहाँ हैं आप, इस बिंदु पे। तो समय के साथ साथ क्या देख रहे हैं हम, कि आपकी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। पहले आपकी स्थिति घर पर थी, अब कहाँ है, इस बिंदु पर है। तो समय के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, कि आपकी स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। अब समझते हैं, अब ये जो है स्थिर बिंदु, इसका क्या मतलब है। ठीक है। अब एक बात को इमेजिन करने की कोशिश करिएगा। माना आपने अपने घर से चलना शुरू किया। ठीक है। आप अपने घर से चल रहे हैं। अब ऑब्जर्व करिए कि आपका घर भी आपके साथ चलना शुरू कर दे बाय चांस, कि भाई यहाँ आप चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, और फिर आपका घर भी आपके साथ चलना शुरू कर दे। तो एक बिंदु पर आपने आके देखा कि भाई आपने घर से चलना शुरू किया था, अब आप भी यहीं हैं, आपका घर भी यहीं है। तो आपने देखा कि भाई फिर क्या, फिर आप मोशन ही क्या हुआ, आप भी यहीं हैं, और घर भी यहीं है, क्या मोशन हुआ, कुछ मोशन ही नहीं हुआ फिर तो। ठीक है बच्चों। तो यहाँ इस स्थिर बिंदु का बहुत बड़ा रोल है। कहने का मतलब, भाई किसी की गति को हम कैसे बता सकते हैं, जब तक हम किसी एक बिंदु को स्थिर नहीं कर देंगे। अब आपका यहाँ घर ये स्थिर है, ये एक बिंदु मान लीजिए घर को, ये स्थिर बिंदु है, यहाँ से आपने गति करना प्रारंभ करा, तो इस बिंदु के सापेक्ष ही तो हम बता पा रहे हैं कि आप गति कर रहे हैं, वरना आप भी यहीं हैं, घर भी यहीं है, तो मोशन क्या हुआ। ठीक है। तो इस जहाँ से गति करते हैं, उस मतलब गति को देखने के लिए एक स्थिर बिंदु का होना बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इस तरह इस स्थिर बिंदु का रोल है मोशन को बताने में। ठीक है। समझ में आया डेफिनेशन पूरी, क्या है बच्चों,
यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है किसी बिंदु के सापेक्ष, तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, तो यही है। अब आप एक चीज सोचिए, कुछ विचित्र स्थिति होती है, जैसे कि हम कुछ स्थिति में कह सकते हैं कि हम गति करते भी हैं और नहीं भी करते। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा। अब आप एक बात सोचिए, मान लीजिए आप तीन दोस्त हैं, ठीक है। अब आप दो दोस्तों को तो जाना है ट्रेन में, कहीं भी जाना है, ठीक है। और तीसरा दोस्त आपको छोड़ने आया स्टेशन पे, ठीक है बच्चों, तीसरा दोस्त आपको स्टेशन पे छोड़ने आया। अब मान लीजिए आप किसी ट्रेन की बोगी में किसी डब्बे में बैठ गए, ये उस ट्रेन की खिड़की है, ठीक है, ये ट्रेन की खिड़की है और खिड़की के सामने आप दो दोस्त बैठे हुए हैं और तीसरा दोस्त स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको छोड़ने आया है, ठीक है। अब मान लीजिए ट्रेन ने चलना शुरू किया, ठीक है। अब जब ट्रेन ने चलना शुरू किया तो आपकी स्थिति आगे चलेगी, ठीक है, मतलब डब्बा भी तो आगे चलेगा जहाँ आप हैं। तो ट्रेन ने आगे चलना शुरू करा। अब मान लीजिए आप यहाँ आ गए, या आपकी खिड़की यहाँ पहुँच गई अब, और आप भी यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब ये जो आपका दोस्त खड़ा है तीसरा, इस बिंदु के सापेक्ष मतलब आपका जो दोस्त है वो देख रहा है आप दोनों को, क्या है कि आप मोशन कर रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पे थे आप, कुछ समय हुआ होगा, मान लीजिए 4 बजे होंगे, मान लीजिए 4:02 पे आप यहाँ पहुँच गए, 4:02 पे आप यहाँ पहुँच गए, तो समय के साथ साथ आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, ठीक है, समय के साथ साथ आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, ठीक है। और किसके सापेक्ष हुआ? एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष। आपका जो दोस्त है वो एक स्थिर बिंदु है, ठीक है। लेकिन अब आप एक बात सोचिए कि जब आप यहाँ दो दोस्त बैठे हुए हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे के सापेक्ष आप कोई गति कर रहे हैं? भाई आप भी यहीं बैठे हैं, ये भी यहीं बैठा है, ठीक है, तो आप दोनों थोड़ी कोई गति कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसी चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि कुछ विचित्र परिस्थितियाँ होती है जिनमें हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु गति कर भी सकती है और नहीं भी। तो आपके तीसरे दोस्त के इस बिंदु के सापेक्ष तो आप दोनों गति कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कोई गति नहीं कर रहे हैं, आप विराम की अवस्था में हैं, रेस्ट में हैं, ठीक है। तो यही है पूरा मोशन का कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा मोशन क्या है। कोई वस्तु समय के साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। भाई अब ये क्या होती हैं भौतिक राशियाँ? इसको पढ़ते हैं। वे सभी राशियाँ जिनको मापा व तोला जा सकता है, वे सभी राशियाँ जिनको मापा व तोला जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे कि क्या हो सकता है? ये उदाहरण लिखे हुए हैं कुछ हमारे पास। द्रव्यमान है, दाब है, लंबाई है, आयतन है। ये कैसे भाई? आप बाज़ार गए, आपने कहा आलू दे दो आलू वाले से, तो आलू वाले पूछेगा भाई कितने? आपने कहा 5 किलोग्राम, तो वो किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान आलू का, ठीक है। तो ये भौतिक राशियाँ होती हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है। लंबाई, आपकी हाइट कितनी है? 5 फीट, ठीक है। तो आप इसको नापा, मतलब आपने नाप के बताई ना आपकी लंबाई, तो इन चीज़ों को नापा व तोला जा सकता है, वो क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी राशि होती है जिनको मापा नहीं जा सकता? बताइए आप, ऐसी कौन सी राशियाँ हो सकती हैं जिनको मापा नहीं जा सकता? सिंपल है बच्चों, इनको देखिए आप, क्या नहीं नाप सकते आप? भावनाएं, फीलिंग्स, इनको आप नाप सकते हैं। आप नाप सकते हैं मेरे अंदर 5 किलो भावनाएं हैं। कोई दोस्त आपसे आपका पूछे कि भाई हमारी दोस्ती कितनी पक्की है, तो आप बता देंगे उसे कि मेरी भाई 5 किलो पक्की है दोस्ती, ठीक है बच्चों। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको मापा नहीं जा सकता। भावनाएं हो गई, अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस जो होता है, ठीक है। तो ये वे राशियाँ होती हैं जिनको नापा नहीं जा सकता, ठीक है। परंतु भौतिक राशियाँ क्या होती हैं जिनको मापा व तोला जा सकता है, जैसे द्रव्यमान, दाब, लंबाई और आयतन, ठीक है। अब आगे फर्दर क्या है, फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहला
अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। अदिश मीन्स स्केलर, सदिश वेक्टर। ठीक है, अब इनमें ये क्या होती हैं भाई? अदिश। अब इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है अदिश मतलब जिसमें दिशा का अभाव हो। ठीक है, अदिश मतलब जिसमें दिशा का अभाव हो, मतलब जिसके अंदर दिशा ना हो। सदिश मतलब दिशा के सहित, जिसके अंदर दिशा भी हो। ठीक है, कैसे भाई? अदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनको बताने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता। और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको बताने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ क्या बताना होता है? दिशा बतानी होती है। क्या बतानी होती है? दिशा। ठीक है भाई, ठीक है। तो अदिश राशि क्या होती है? जिनको मापने में तोलने के लिए यानी जिनको बताने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परंतु सदिश राशियां वो राशियां होती हैं जिनको बताने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आपको सोच रहे होंगे ये परिमाण क्या है भाई? तो परिमाण बच्चों आप मान लीजिए कोई भी संख्यात्मक मान। क्या है? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान कैसे? अच्छा, परिमाण के साथ साथ एक चीज़ और चाहिए होती है इसमें। मतलब जब आप परिभाषा लिखेंगे तो आप परिभाषा तो यही लिखेंगे, अदिश राशि वो राशि होती है जिनको बताने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। लेकिन परिमाण क्या? परिमाण के साथ साथ आपको उसकी इकाई भी बतानी होती है। परिमाण के साथ साथ आपको उसकी इकाई भी बतानी होती है। इकाई, यहाँ पर भी इकाई। अब ये इकाई क्या है? अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, आपको सारा क्लियर हो जाएगा ये क्या है। परिमाण मतलब संख्यात्मक मान, इकाई मतलब क्या? अब आप किसी फ्रूट्स की दुकान पर गए। ठीक है, फ्रूट्स वाले को आपने कहा भैया मुझे 5 किलो आम दे दीजिए। कितने? 5 किलो आम। अब आप देखिए 5 क्या है? ये संख्यात्मक मान। ठीक है, 5 तो संख्यात्मक मान हो गया, परंतु ये किलोग्राम क्या है? ये इकाई है। ठीक है, मतलब जिसमें हम नाप रहे हैं आम को। ठीक है भाई, आपने दुकान पे जाके क्या मांगा? 5 किलो आम। आपने ये नहीं कहा कि मुझे 5 आम दे दो, आपने कहा 5 किलोग्राम आम दे दीजिए। ठीक है, तो इसमें 5 क्या हो गया? हमारा संख्यात्मक मान, और किलोग्राम क्या हो गई? हमारी इकाई। ठीक है, तो ये है अदिश राशि, जिसको बताने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। परिमाण के साथ साथ हमें उसकी इकाई भी बतानी होती है। जैसे कि हमने उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करी, 5 किलोग्राम आम, जिसमें 5 है संख्यात्मक मान जिसको हम कहते हैं परिमाण, और किलोग्राम है इकाई। ठीक है, जिसके अंदर हम आम को नाप रहे हैं, तोल रहे हैं। ठीक है, यूनिट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। ठीक है, अब भाई इसको देखते हैं सदिश राशि क्या होती है। ये सदिश राशि का हमने क्या बताया? जिसको बताने के लिए परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। अच्छा, अदिश राशि के उदाहरण क्या हो सकते हैं? इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं भाई? अब जैसे हमने यही कहा 5 किलोग्राम आम, तो किलोग्राम हम किस में नापते हैं? मास में। ठीक है, मास हो सकता है हमारा। ठीक है, और क्या हो सकता है? मास मीन्स द्रव्यमान, लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, द्रव्यमान हो सकता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है? दूरी हो सकता है। आपसे कोई पूछे आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर। आप ये थोड़ी कहेंगे 3 किलोमीटर उत्तर में, मतलब आप दिशा थोड़ी बताएंगे 3 किलोमीटर पूर्व में। ठीक है, 3 किलोमीटर दक्षिण में। आप ये कहेंगे घर से आपका स्कूल कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। तो आपको इसमें बताने के लिए कोई दिशा की आवश्यकता थोड़ी पड़ी, केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ी। आप क्या कहेंगे? सीधा 3 किलोमीटर। 3 क्या है? परिमाण, और किलोमीटर क्या है? इकाई। ठीक है, और क्या? समय हो सकता है। ठीक है, द्रव्यमान, दूरी, समय। ठीक है, और क्या हो सकता है? चाल हो सकती है। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या है? अदिश राशियां हैं बच्चों। ठीक है, जिनको बताने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं हम सदिश राशि की। सदिश राशि क्या होती है? जिनको बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, और परिमाण के साथ हमें उसका क्या बतानी होती है? इकाई बतानी होती है। जैसे
जैसे इसके उदाहरण आप मान लीजिए क्या हो सकते हैं, मान लीजिए विस्थापन हो सकता है, ठीक है, विस्थापन हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों, और हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए, किस में होती है, और हो सकता है बल हो सकता है, दाब हो सकता है बच्चों, ये दय है, ठीक है, और वेग हो सकता है, ये उसके उदाहरण हो सकते हैं। अब इसको भी एक एक को लेकर मैं समझाता हूँ कि कैसे इसमें दिशा बतानी होती है। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर होता है, जब वो आसमान में उड़ता है तो वहाँ तो कोई बोर्ड नहीं लगा होता कि यहाँ से राइट लेना है लेफ़्ट लेना है, ठीक है। जब कोई पायलट उसमें बैठा होता है एरोप्लेन में, जो एरोप्लेन को ऑपरेट करता है, तो कंट्रोल रूम उसे क्या बताता है, क्या बताता है कि 3 किलोमीटर उत्तर में चलना है, उसके बाद 12 डिग्री पे मुड़ना है नॉर्थ की साइड, ठीक है। तो इस तरह से बताता है, मतलब कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताता है कि 3 किलोमीटर नॉर्थ में, फिर 12 डिग्री पे 5 किलोमीटर नॉर्थ में चलना है, साउथ में चलना है 3 किलोमीटर, इस तरह से बताया जाता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से विस्थापन बताया जाता है, 3 किलोमीटर नॉर्थ। तो परिमाण के साथ साथ क्या बता रहा है, दिशा भी बता रहा है। वैसे ही जैसे बल होता है, अब आप मान लीजिए आपके सामने कोई टेबल पड़ी हुई है, अब आपने टेबल पे बल लगाना शुरू किया, तो बल आप किसी दिशा में तो लगाएंगे, ठीक है। अब आपने किसी दिशा में बल लगाना शुरू करा टेबल में, तो टेबल जो है उसी दिशा में तो आगे खिसकेगी। या ऐसा तो नहीं कि टेबल आपके विरुद्ध, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आप पे बल लगाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये वो राशियाँ हैं जिनके साथ साथ हमें दिशा को भी बताने की आवश्यकता पड़ती है, इन्हीं को हम कहते हैं सदिश राशि, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यही है आज के लेक्चर में हमारा। अगली क्लास में आगे की चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम दूरी और विस्थापन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।